इस वीडियो को बनाते टाइम मैं एक मिक्स्ड इमोशन के अंदर बैठा हूं और मुझे पता है कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद में रिग्रेट करूंगा, क्योंकि जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था ना, मुझे कुछ ऐसे प्यारे दोगले लोग मिले ना जो इस पूरे सिनेरियो को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जो भी हो रहा है अरावली के अंदर एकदम सही हो रहा है, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा रखो। भरोसा जिन्होंने तुम पे दिखा रखा, शर्म तो आज उनको आ रही होगी। पर पहले ये सारी चीजें हटा के ना मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। इन क्रिएटर्स के बारे में, मीडिया के बारे में एंड के अंदर बात करेंगे, पर पहले ये मुद्दा समझते हैं कि एक्चुअल में अरावली के अंदर हो क्या रहा है। और जिन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि भैया ये मास्क वाला बंदा मुंह बना के क्यों बैठा हूं, उनको बेसिक नॉलेज दे देता हूं शॉर्ट के अंदर। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैली हुई एक पहाड़ की रेंज है जिसको हम लोग अरावली हिल बोलते हैं। अभी ये जो अरावली है ना, ये नॉर्थ इंडिया के लिए जरूरी बहुत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी भी डस्ट है ना, ये पहाड़ियां उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर आने नहीं देती और इनकी वजह से प्रॉपर्ली नॉर्थ इंडिया के अंदर रेन भी होती रहती है। अभी हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ना अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए ना एक नई स्टेटमेंट आई है, जिसको लोगों ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, लोगों ने जो स्टेटमेंट के बारे में सोच रखा है, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट नहीं है और मैं उस स्टेटमेंट को एक्चुअल में करेक्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मे भी लोगों की आउटरीच कम हो जाए उससे। बट स्टिल क्योंकि ये मेरा एक काम है तो इसको भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और ये जजमेंट किस में आई है? एक केस में आई है जो 1995 से चलता आ रहा है। एक ऐसा केस जो 1995 से चलता आ रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज को डिफाइन करने के लिए एक अलग से डेफिनेशन दी है और एक्चुअल में ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अरावली की पहाड़ियों को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट रेकमेंड करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, यही रख लेते हैं। अभी वो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि भैया जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अरावली कंसीडर किया जाएगा। और अगर 200 मीटर की पहाड़ियों के बीच में सिर्फ 500 मीटर का गैप है ना, तो जो बीच में 500 मीटर का एरिया होगा ना, उसको भी अरावली कंसीडर किया जाएगा। अभी ये क्लियर डेफिनेशन अभी की डेट में क्यों दी जा रही है? क्योंकि सरकार का इसके अंदर कहना है कि भैया आज तक हम लोगों ने कभी भी अरावली क्या होती है एक्चुअल में उसकी क्लियर डेफिनेशन बनाई ही नहीं है। अरावली मोस्टली 4 स्टेट्स के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात में और दिल्ली के अंदर है। और सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन बना रखी थी कि भैया हम लोग ऐसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे, हम लोग वैसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सबकी सेम जजमेंट बना दो जिससे माइनिंग को कंट्रोल किया जा सके, और यही इसका एजेंडा भी था। एंड ये एजेंडा पूरा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली बोलोगे तो 90% जो पहाड़ है वो अरावली के अंदर कंसीडर ही नहीं होंगे, जिससे आप लोग उसके अंदर खुले में माइनिंग कर पाओगे और इलीगल माइनिंग रुक जाएगी। क्योंकि अभी जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है उसको आप लोग माइनिंग करने के लिए लीगल कर दोगे। एंड जो भी क्रिएटर सरकार का पैसा लेके सोशल मीडिया के ऊपर आके बोल रहे कि नहीं नहीं तू तो गलत समझ रहा है, तेरे को समझ नहीं आया एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है। एक काम करते हैं, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आ जाओ, 2 3 4 5 झुंड बना के आ जाओ, मुझे चलेगा। एक ओपन लाइव डिबेट करते हैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर, उसके बाद देखते हैं कि आपके दिए हुए पैसे सच बोल रहे हैं या फिर मेरी जुबान। बट ठीक है, आपके फैक्ट्स को मैं एंड के अंदर डिनाई करूंगा, पर पहले दोबारा इसके ऊपर आते हैं। काफी क्रिएटर्स ये वीडियोस के अंदर बोलते दिख जाएंगे कि भैया आज से पहले कभी भी अरावलीज को डिफाइन ही नहीं किया गया। एंड ये स्टेटमेंट भी अपने आप के अंदर एक झूठ है, क्योंकि 2002 के अकॉर्डिंग अरावली के अंदर माइनिंग करना बैन कर दिया था। और अरावली कौन सी थी? एक चेन ऑफ माउंटेन्स जो गुजरात से लेके दिल्ली तक स्प्रेडेड है। अभी वो पहाड़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, किस रो में जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया थोड़ी सी क्लियर डेफिनेशन दे दो। 2006 के अंदर राजस्थान ने अपनी खुद की डेफिनेशन बना ली कि भैया जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर होंगे उसको अरावली मान लेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। और गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर इधर कोई क्लियर डेफिनेशन अभी तक नहीं आई थी। देन 2010 के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया कि भैया जो भी पहाड़ 3 डिग्री या फिर उससे ज्यादा के स्लोप के अंदर है वो अरावली है। बस हम लोग स्लोप देखेंगे, कोई भी जमीन से ऊपर चीज उठी हुई है 3 डिग्री या उससे ज्यादा टिल्टेड है तो भैया वो अरावली है। देन 2024 के अंदर इसको एक अलग से डेफिनेशन दी गई, और अलग से डेफिनेशन पता है क्या दी गई? कोई भी पहाड़ जिसकी हाइट 30 मीटर या फिर उससे ज्यादा है, प्लस में एक और कंडीशन है कि भैया वो जो पहाड़ है वो 4.75 डिग्री स्लोप्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका मतलब वो अरावली है, अगर नहीं हो रही है तो भैया वो अरावली है ही नहीं, जिसका मतलब आप लोग वहां पे जाके माइनिंग कर सकते हो। ये एक हाफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग थोड़ी सी देर के अंदर पूरा करते हैं। बट अगर हम लोग वो वाली स्टेटमेंट भी मान लेते तब भी 40% ऐसे पहाड़ थे जिनको अरावली कंसीडर किया जा रहा था। बट अभी एक नई कंडीशन आई है कि भैया 30 मीटर को छोड़ देते हैं, 100 मीटर या फिर उससे ऊपर वाली जो पहाड़ी है ना, सिर्फ और सिर्फ वही अरावली। और ये स्टेटमेंट क्यों लाई गई है? क्योंकि पहाड़ों को बचाया जा सके, अरावली के पहाड़ सेव कर सके। और एक्चुअल में इससे ये होगा भी, क्योंकि जो कटेंगे वो अरावली होगा ही नहीं, क्योंकि हमने नाम ही बदल दिया। सेम वही बात होगी, आपके ना 10 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे जिनकी एज 20 साल से ऊपर और 5 बच्चे ऐसे जिनकी एज 20 साल से नीचे। हमने आपको बोला कि भैया हम लोग आपके सारे बच्चों को फ्री खाना देंगे। आपने बोला ठीक है भैया, 10 बच्चे है, 10 के 10 बच्चों को फ्री खाना मिलेगा। फिर हमने बोला कि भैया हम बच्चा उसी को कंसीडर करेंगे जिसकी एज 20 साल से ज्यादा है। जो 20 साल से कम है वो इंसान थोड़ी है, वो रोटी थोड़ी खाएगा। तो अभी हम लोग आपके 5 बच्चों को खाना फ्री में दे रहे और बोल रहे कि भैया आपका पूरा परिवार खा रहा है खाना। अगर ये वाली बात इलॉजिकल लगी तो ये पहाड़ों वाली बात भी सेम ही इलॉजिकल है। बट फिर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर आगे बोलते हैं कि भैया हम लोग माइनिंग करने ही नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा जो तामझाम किया गया है सिर्फ और सिर्फ अरावली को बचाने के लिए किया गया। और
जो पहाड़ियां अरावली के अंडर कंसीडर नहीं भी होंगी, हम लोग उसके अंदर माइनिंग अलाउड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में माइनिंग नहीं होने वाली है एंड ये बात भी फैक्चुअल है। उनको आज की डेट में भी ग्रीन जोन डिक्लेयर कर रखे और वहां पे माइनिंग इलीगल कर रखी है। बट प्रॉब्लमेटिक ये चीज नहीं है कि भैया वो ग्रीन जोन है या फिर रेड जोन है। प्रॉब्लमेटिक ये चीज है कि भैया कल को वहां पे माइनिंग लीगल हो सकती है। अगर ये रूल हटने से पहले सरकार चाहती कि भैया एक काम करो, ये जो पहाड़ी एरिया है ना इसके ऊपर माइनिंग कर दो, तो सरकार ये डिसीजन दे ही नहीं पाती, क्योंकि सरकार के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है। सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो पहाड़ों को खुदवा सके। इससे क्या होगा कि भैया जो भी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है ना उसको खुदवाने की पावर सरकार के पास आ गई है। अभी कौन सा एरिया प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है, कौन सा फॉरेस्ट में आ रहा है, कौन सा ग्रीन जोन में आ रहा है, सारी चीजें डिक्लेयर करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। और इस जजमेंट के बाद सारी की सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है। एंड मैं मान लेता हूँ कि भैया आज की डेट में माइनिंग शुरू नहीं होगी क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आउटरीच है। पर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम रोज सुबह उठ के एक एक पहाड़ी गिनते थोड़ी बैठेंगे। और अगर आप लोगों को एक्चुअल में अरावली को प्रोटेक्ट करना ही था तो ऐसी डेफिनेशन दो ना जिसमें सारी अरावली प्रोटेक्ट हो जाए। आपने दे दिया कि भैया 100 मीटर से ऊपर की अरावली है, उससे नीचे की अरावली नहीं है, पर हम लोग उसको ग्रीन जोन डाल देंगे, फॉरेस्ट जोन डाल देंगे, उसको अरावली के अंदर ही डाल दो। ये ग्रीन फॉरेस्ट ऐसे जोन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन लाओ कि भैया 10 मीटर या उससे ऊपर वाली सारी पहाड़ियां अरावली है। अब कोई खोद के दिखाए कोई भी अरावली को। इतना इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना कि भैया हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिट को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप लोग लिमिट बढ़ा नहीं रहे हो, आप लोग जनता का बना रहे हो। और आप लोगों को बना भी लोगे क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है लोगों के मुंह पे मारने के लिए। सोशल मीडिया से पूरा नैरेटिव शुरू हुआ था, आपने 2 दिनों में खरीद दिया। पूरा सोशल मीडिया उल्टा हो रखा है कि भैया सरकार तो भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए हैं। कौन सा क्रिएटर नहीं बिका, मेरे को नाम लेके बताओ। 4 से छोड़ के सब बिके हुए इंस्टाग्राम के। क्यों? क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। कुछ क्रिएटर तो इतने गिर चुके कि भैया वो पुलिस वालों की शहीदी तक ले आए बीच में। क्यों? क्योंकि 4 पैसे ज्यादा मिल गए थे हमको। मेरा बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया आप सरकार बहुत अच्छी हो, आप लोग बहुत प्यारी सरकार हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि भैया आप लोग इलीगल माइनिंग चालू नहीं करवाओगे, पर लाइफ टाइम तक पावर तो आपके हाथ में रहने नहीं वाली। कल को कोई और सरकार भी आ सकती है, हो सकता है आपके हाथ से कल कोई पावर छीन जाए। तो कम से कम कानून तो ऐसा बना के जाओ ना जिससे कल को कोई और आगे उसको मिसयूज ना करे, या फिर आप ही का करने का मूड है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप अपने देश की सरकार पे भरोसा क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता। जब ये लोग झूठ बोलते हैं। दिल्ली के अंदर देखा क्या हाल है? दिल्ली के अंदर इन्होंने बोला कि भैया जो WHO के स्टैंडर्ड्स है ना हवा को मॉनिटर करने के, हम लोग वो चीज मानते ही नहीं है। पूरी दुनिया अलग है, इंडिया अलग है। इन्होंने बोला कि भैया हमने यमुना साफ कर दी, बल्कि एक नकली घाट बना दिया था। ये लोग हमें झूठ बोलते हैं कि भैया हवा साफ है, और वो चीज करने के लिए क्या करती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मॉनिटर्स है ना उसके बाहर जाके पानी स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जिससे डस्ट कम कैप्चर हो, जिससे जो PM 2.5 है या फिर बाकी डस्ट है वो पानी से मिलके नीचे बैठ जाए और आसपास की हवा थोड़ी साफ हो जाए, जिससे हमें लगे कि भैया मॉनिटरिंग तो सही आ रही है, हवा तो साफ ही होगी। अगर मेरे फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो वो मेरी पर्सनल इशू है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो भगवान के बंदे, जैसे ये सरकार में आए एकदम से पवित्र होगी पूरी हवा। आफ्टर ऑल दिस कोई मुझे आगे बोले कि भैया सरकार पे भरोसा रख, नहीं करता मैं। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि भैया अभी सरकार को थोड़ा टाइम तो दो, सरकार ने एकदम क्लियर डेफिनेशन बनाई है, इसके बाद इसको सही करेंगे, 100 मीटर का जो रूल है वो अभी लागू होने वाला है, उसके बाद इनको थोड़ा टाइम तो देके देखो। भैया राजस्थान में पहले से लागू है। राजस्थान का क्या हाल है? 25% अरावली गायब हो चुकी है। संसद के अंदर ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 27,000 केस है इलीगल माइनिंग के राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान में, जिसके अंदर से FIR पता है कितना पे हुई है? सिर्फ 3199 के ऊपर 11% रेट है FIR करने का। पकड़े देख लो कितने होंगे। राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, और क्या चाहिए आपको? और कितने वोट डालूं वो चीज रुकवाने के लिए? मैं खुद जाके वहां पे ट्रक कैप्चर करूं? सोचो इतनी पावरफुल सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, भारत सरकार। और ये नहीं कि कोई इलीगल स्मगलिंग चल रही है, छुप छुप के कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पहाड़ तोड़ रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट करके, ये लोग उसको नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई छुप के देश के कोने के अंदर लैपटॉप लेके हैकिंग कर रहे हैं, फिर नकली नोट छाप रहे और पकड़े नहीं जा रहे। खुले आसमान के नीचे रातों रात पहाड़ गायब कर दे रहे हैं और सरकार को पता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ड्रोन रिपोर्ट आई है जिसके अंदर राजस्थान की एक सिटी का काम की है, जिसके अंदर माइनिंग अलाउड थी और सरकार के अकॉर्डिंग माइनिंग हुई भी है 62,76,000 टन। बट इंडिया टुडे की रिपोर्ट बोलती है कि भैया 1.2 करोड़ टन माइनिंग हुई है, और बाकी जो भी बची हुई माइनिंग है वो सारी की सारी इलीगल माइनिंग। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरे स्टेट की नहीं, पूरी अरावली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब कानून बने ना बने, आप लोग उससे पहले भी अरावली को सिर्फ खत्म ही होते हुए देख रहे हो, तो भैया कानून बनाने के बाद तो आपके पास एक पावर आ जाएगी ना। मैं बस वो पावर सरकार को नहीं देना चाहता हूँ। मुझे लॉ से, कानून से कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता सरकार के पास वो पावर जाए। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट उसको रेगुलेट करे। मैं चाहता हूँ भैया सरकार के पास कल को माइनिंग ऊपर करने की पावर ही ना हो। और ये डिमांड के अंदर कुछ गलत नहीं है, नक्सलवादी या फिर एंटी नेशनल कुछ भी नहीं है। बस एक डर है कि भैया कल को कोई भी आगे इस पावर का मिसयूज कर सकता है। और हमारे एक न्यूज रिपोर्टर है ना आपकी अदालत वाले, इन्होंने अभी अपने एक एपिसोड के अंदर बोला कि भैया दिल्ली ये जो एकदम हुक्का बनी हुई
है ना, जो इतना पोल्यूशन है ये अरावली की वजह से है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। एंड मैं ना फैक्चुअल डेटा से डिनाई नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअल में अरावली की वजह से दिल्ली हुक्का बनी हुई है, क्योंकि जब अरावली हट जाएगी तो दिल्ली हुक्का भी बनी रहेगी, साथ साथ में डस्ट स्टॉर्म भी आ जाएंगे, साथ साथ में पानी की कमी भी हो जाएगी। तो अभी जो सिर्फ एयर पोल्यूशन है वो अरावली की ही गलती है, क्योंकि बाद में पानी की भी कमी होगी अगर अरावली हट गई और रेत भी बढ़ जाएगी। अभी आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोग मेरी एक चीज समझो कि मैं ना कभी भी किसी भी क्रिएटर का ना पब्लिकली नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं पब्लिकली नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रफुल्ल जैसे जो लोग हैं ना, मैं इनसे इवेंट्स में मिलता हूँ, मैं मिला हूँ इस बंदे से 1-2 इवेंट्स के अंदर, और मैं बहुत सोच रहा था कि भैया ऐसे पब्लिकली किसी को कॉल आउट करना, उसको बताना कि भैया ये तो गलत चीज कर रहा है, जिससे लोगों का भला हो सके। क्योंकि अभी की डेट में एक्चुअल में काफी लोग ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए धरने दे रहे हैं, झंडे लेके निकले हुए हैं। तो उनके एफर्ट्स के ऊपर किसी भी आदमी को पानी डालते हुए नहीं देख सकता ना। तो ऐसे लोगों को कॉल आउट करना मेरे लिए एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है। एक तो कॉल आउट करते टाइम मैं लाखों रुपए की डील को लात मारता हूँ। जो एजेंसी मेरे पास डील लेके आई थी और बाकी एजेंसीज भी जो इस वीडियो को देखेगी, वो लोग कल को मुझे पेड पार्टनरशिप ऑफर करनी बंद कर देंगे। उनको लगेगा भैया इसको बोलेंगे तो भैया कल को पब्लिक ना कर दे। और तीसरा, जब मैं ऐसे क्रिएटर से किसी भी इवेंट के अंदर मिलूंगा तो मुझे लग रहा था यार मुझे कितनी शर्म आएगी ना, क्योंकि मैंने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। बट देन लेटली आई रियलाइज कि भाई शर्म मुझे थोड़ी आएगी, इनको आएगी। गलत काम मैं थोड़ी करके बैठा हूँ, गलत काम तो ये लोग करके बैठे हैं ना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भैया मेरे पास पेड पार्टनरशिप आई, मैंने उसको रिजेक्ट कर लिया। एंड आई रियली डोंट केयर कि भैया कौन क्या कर रहा है। और हाँ, प्रफुल्ल के अलावा ये सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है, पर मैं प्रफुल्ल को क्यों टारगेट कर रहा हूँ? मेरी क्या कोई इससे पर्सनल दुश्मनी है? एंड द आंसर इज नो। द प्रॉब्लम इज कि भैया इस बंदे ने सबसे घटिया वीडियो बनाई है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज लिए। ये पूरा का पूरा जो भी ऑफलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पावर की वजह से ही चल रहा है। सोशल मीडिया से लोगों को पता चला कि भैया अरावली कट रही है, कट सकती है, या फिर जो भी जजमेंट आई है, या फिर सो ऑन थिंग, उसकी वजह से लोग एक जगह इकट्ठे हुए और पावर उठा रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तुम ये नैरेटिव बना दोगे कि भैया जो भी हो रहा है सही हो रहा है, तो ये सारी आवाजें दब जाएंगी। लोगों को लगेगा यार हमें किसी ने मिसलीड कर दिया और उसके बाद हम लोग सड़क पे आ गए, कितनी गलत चीज हुई है हमारे साथ। एंड पीआर कैंपेन सारे करते हैं भाई, बस जितना घटिया इस आदमी ने किया ना उतना ज्यादा घटिया नहीं करते हैं। लाइव इस बंदे की वीडियो के ऊपर अभी रिएक्ट करता हूँ। प्रफुल्ल ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर रिप्लाई दिया और उसका कहना है कि मैं उसको बिलो द बेल्ट हिट कर रहा हूँ, मेरी बातों में कोई फैक्ट्स नहीं है और मैं बातें तोड़ मरोड़ के दिखा रहा हूँ। मैंने फैक्ट्स लगा के एक वीडियो डाला था, उसके बाद कुछ लोग मेरे को डिमीन कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। प्रफुल्ल का कहना है कि उसने एक 3 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कोई भी फैक्चुअल एरर हो ही नहीं सकते, और अगर है तो उसको दिखाया जाए। मुझे डिमीन करने के लिए वीडियो बनाया तो उसमें मेरा पार्ट तो 1 मिनट का रखेगा, अपना 2 मिनट का रखेगा, मेरे 1 मिनट का वो वही पार्ट रखेगा काट काट के, जिससे उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना हो। मेरे को फैक्चुअली गलत प्रूफ करने के लिए उसे मेरी पूरी वीडियो दिखानी पड़ेगी, वो दिखाएगा तो फैक्चुअली गलत प्रूफ कर ही नहीं पाएगा। और वीडियो को काट के ना दिखाया जाए, 3 मिनट की पूरी वीडियो को दिखाया जाए। तो चलो एक काम करते हैं, 3 मिनट की पूरी वीडियो को दिखाते हैं और उसके अंदर फैक्चुअल एरर दिखाते हैं। एंड क्योंकि मैं आपकी इतनी बात रख रहा हूँ, 3 मिनट की वीडियो शॉर्ट्स में कवर कर रहा हूँ, तो छोटा सा काम आप भी कर देना जनाब। जब अगला रिप्लाई दो ना तो ये बता देना कि ये जो वीडियो बनाई थी इसके लिए पैसे मिले थे या फिर नहीं मिले थे, बस हाँ या ना कर देना। और अगर मिले थे और किसी ने दिए थे तो क्यों दिए थे? क्या आपकी बाकी वीडियोस के लिए भी दिए जाते या फिर स्पेसिफिकली इसी वीडियो के लिए दिए गए? और अगर दिए गए थे तो क्यों दिए गए थे, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देना जनाब। अभी आपकी पूरी वीडियो को फैक्ट वाइज देख लेते हैं। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने यह प्रूव कर दिया है। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी क्या सामने आई? सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। स्टैट से बताता हूं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। 2059 तक 22% ऑफ अरावलीज खत्म हो जाते हैं। जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 1/4 ऑफ अरावलीज पिछले 50, 60, 70 साल में खत्म हो चुके हैं। अब तो हम लोग एक काम करते हैं, 90% अरावलीज के ऊपर से अरावली का टैग ही हटा देते हैं, जिससे कल को अगर इलीगल माइनिंग हो भी रही होगी तो हम बोलेंगे कहीं और हो रही है, अरावली के अंदर थोड़ी हो रही है, वो अरावली थोड़ी, वो तो पत्थर है। इन सबको बचाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि अरावलीज क्या है, और यही सारे फेक नरेटिव, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हुआ। बात ये समझिएगा, उन्होंने बोला कि पहले तो जो राजस्थान की 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है, इसका मतलब सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि भैया राजस्थान की 2002 की एक स्टडी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। 2006 से अरावली की जो डेफिनेशन राजस्थान के अंदर थी वो ये थी कि भैया 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को अरावली गिना जाएगा, और उससे नीचे वाली जितनी भी पहाड़ी है वो पत्थर है, वो पहाड़ नहीं। तो अभी राजस्थान का मॉडल उठा के पूरे नॉर्थ के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब यही होगा कि भैया राजस्थान का जो भी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था वो एक सक्सेसर होगा। बट अगर तुम लोग डेटा देखोगे तो 2018 तक राजस्थान के अंदर 247 स्क्वायर किलोमीटर तक अरावली खत्म कर दी थी।
थी और यही नंबर हरियाणा के अंदर 3.3 स्क्वायर किलोमीटर था और गुजरात के अंदर ये नंबर 27 किलोमीटर था। अगर आप लोग एक डेफिनेशन लेने बैठे हो तो आप लोगों ने वो स्टेट की उठाई भैया जो अरावली के पहाड़ बचाने में एकदम वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, उसकी डेफिनेशन को उठाते और नॉर्थ इंडिया के अंदर लागू कर देते हो। उसके पीछे सेंस क्या था, ये मेरा सवाल है। और एक्चुअल में अगर अरावली को प्रोटेक्ट करना ही एजेंडा था तो जो 100 मीटर की डेफिनेशन है उसको 100 पे क्यों लाया गया, उसको 10, 15, 50 पे क्यों लेके गए। और जो लोग ये बोलने वाले ना कि भैया 100 मीटर होता है ना, उससे ऊपर की जितनी भी पहाड़ियां होती है उसके अंदर ज्यादा खनन मिलते हैं, ज्यादा मिनरल मिलती है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और नीचे वाले कम प्रॉफिटेबल होते हैं। वैसे तो इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई आर्टिकल मिला नहीं, पर फिर भी एक बार को मान लेते हैं कि भैया वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता होगा, नीचे वाला कम होता होगा। पर नीचे वाला भी प्रॉफिटेबल होता है। आपने 10, 15, 20 मीटर को नहीं छोड़ा, आपने नीचे वाले 100 मीटर्स को माइनिंग करने के लिए अलाउड कर दिया। ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट चेक करना चाहूंगा जनाब, क्योंकि वो इक्वली प्रोटेक्टेड तो नहीं है। समझो कि सुप्रीम कोर्ट की नवंबर की जजमेंट से पहले अरावलीज को 3 तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। पहली प्रोटेक्शन थी द नोटिफिकेशन पावर, जिसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर वहां पे रूल बनाया गया था कि भैया आप लोग वहां पे पेड़ नहीं काट सकते हो, ना ही आप लोग वहां पे माइनिंग कर सकते हो, ना ही वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कर पाओगे। सेकंड जो प्रोटेक्शन दी गई थी अरावलीज को वो थी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर 2002 के अंदर अरावलीज के अंदर काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि भैया अगर आप लोगों को राजस्थान और हरियाणा के अंदर माइनिंग करनी ही है तो आपको पहले सेंटर से पूछना पड़ेगा, स्टेट बीच में नहीं बोल सकती। आप लोग जाके सेंटर से परमिशन लेके आओ, उनसे लाइसेंस लेके आओ, उसके बाद आप लोग माइनिंग करना। और जब 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तब भी इलीगल माइनिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लाया कि भैया इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाएगा। दैट मींस अगर आपके पास लाइसेंस है आप लोग तब भी माइनिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नए लाइसेंस इश्यू नहीं कर सकती माइनिंग के लिए, और किसी भी कंडीशन के अंदर माइनिंग नहीं होगी। और तीसरी प्रोटेक्शन थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, भैया जो भी एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई जाती है और उसको आप लोग माइनिंग करने के लिए, पेड़ काटने के लिए यूज नहीं कर सकते। पर किसी भी एरिया को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से हटाना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट जान के उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो स्टेट और सेंटर मिलकर उस प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं। अभी ये नई जजमेंट के बाद क्या हुआ, 5 तरह से प्रोटेक्शन मिली। सबसे पहले ब्लैंकेट बैन को एकदम से हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का बीच में से रोल ही हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया किसी भी तरह की माइनिंग इलीगल होगी, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी 100 मीटर का एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि भैया उससे ऊपर पहाड़ है, उससे नीचे पत्थर है। सेकंड सेफ्टी है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जैसे पहले दे रखी थी वैसे अभी दे रखी है, पर उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हटा सकती है। तीसरी प्रोटेक्शन थी द नोटिफिकेशन पावर, जिसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनको सेफ्टी दी गई थी। अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेफ्टी उनको दी जाती है जो पहाड़ होते हैं, आपने इनको पहाड़ से ही हटा दिया। तो जो भी 100 मीटर से ऊपर है, हाँ डेफिनेटली आज भी उनको प्रोटेक्शन है, पर जो 100 मीटर से नीचे है उनके पास प्रोटेक्शन हट गई। और 2 प्रोटेक्शन दी गई है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हमारे प्रफुल्ल सर ने भी कुछ बोला है। तो पूरा सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया कि एक टेक्निकल टीम बैठेगी जो पूरा गुजरात से लेके राजस्थान तक सब कुछ नोटिस करेगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर हमें माइनिंग करने देना है। और अभी के लिए सब पे स्टे लगा दिया। सर थोड़ा सा फैक्ट चेक कर दूं, ये टीम सुप्रीम कोर्ट नहीं बिठा रही है, ये टीम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की है। और ये वही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है जिन्होंने 100 मीटर का प्रपोजल दिया था, जिसके खिलाफ ऑलरेडी आधी से ज्यादा दुनिया है, लोग उसी के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लास्ट की 2 यही प्रोटेक्शन थी कि भैया तब तक माइनिंग को बैन कर दिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट कोई भी सस्टेनेबल प्लान नहीं देगी। और प्लान कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, जिसने ऑलरेडी 100 मीटर को अलाउ करवाया। तो जैसे ही 100 मीटर के ऊपर कैसे और किधर माइनिंग करनी है उसका एक प्लान सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया जाएगा, माइनिंग शुरू हो सकती है। अब बोल सकते हो कि भैया अभी नहीं होगी, अगले साल नहीं होगी, क्योंकि आउटरीच हो गई है। अभी लोगों को समझ आ गया, नहीं सांस भी तो जरूरी है, वो भी तो साफ आनी चाहिए। हर किसी को इतने पैसे तो मिल नहीं रहे कि भैया वो एयर प्योरीफायर ले ले 3-4 अपने घर पे, है ना। बाकियों के घर पे तो वही धूल मिट्टी वाली हवा आ रही है सर अभी भी। और इतना तक किया कि जो अरावली, मतलब आप समझ लो 100 मीटर तो छोड़ो, जो 100 मीटर के ऊपर है उसके बाद भी जो नीचे का एरिया है ना, जैसे 2 अरावली रेंजेस के बीच 500 मीटर का एरिया है, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सर इसको भी एक काम करो, पूरा बताओ, 2 पहाड़ों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो जो बीच वाला एरिया उसको अरावली गिना जाएगा। बट अगर वो गैप 501 मीटर, 600, 700, 1000 या 2000 मीटर का है तो वो बीच वाले एरिया को अरावली नहीं गिना जाएगा। और ऐसी कितनी पहाड़ी है जो 500-500 मीटर के गैप के अंदर और बीच वाले एरिया को अरावली गिन रही है, इसका कोई रियल डेटा अभी मार्केट के अंदर नहीं है। तो बोलना कि देखो हम लोग इस तरह से ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इससे कितना इफेक्ट होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग अभी डिबेट कर ही नहीं सकते। अभी इधर प्रफुल्ल सर हमें बताते हैं कि भैया पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है। और ये सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं, उन ऑफिसर्स को बचाने के लिए भी किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान दे दी अरावलीज को बचाते बचाते। सुरेंद्र सिंह जी डीएसपी थे, 2022 में
ट्रक चला दिया उनके ऊपर, उन्हें मार दिया गया नू में, क्योंकि वो इलीगल माइनिंग के लोगों को पकड़ रहे थे। ही इज सेइंग कि भैया एक पुलिस वाले ने जान दे दी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, तभी सरकार ने कानून लाया जिससे इलीगल माइनिंग को डिफाइन किया जा सके। बट जब पुलिसमैन एक इलीगल माइनिंग को रोकने गए हुए थे तब इलीगल माइनिंग ऑलरेडी उस कानून के अकॉर्डिंग डिफाइंड थी, और अभी वाले कानून के अंदर पुलिस को कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। बस एक नया कानून लाया जा रहा है जिससे इलीगल माइनिंग ज्यादा डिफाइन हो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन चेंज की जा रही है। पुलिस को इससे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। हाँ, अंटिल अनलेस वो बात सच निकले कि भैया 90% पहाड़ों को तुम लोग अरावली मानोगे नहीं, तो 90% के ऊपर माइनिंग चल रही है, चलने देते हैं, सिर्फ 10% के ऊपर जाके प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। अगर ये वाले फंडे के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो तो हाँ, आपने एकदम सही बोला है कि भैया पुलिस का काम 10% हो जाएगा, 90% काम से छुट्टी। बट अगर आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल दुनिया में पुट करना चाहूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि भैया पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत फाइट होती है, हमारे काफी सोल्जर शहीद हो जाते हैं, जो हमारे को तो बहुत बुरा लगता है। तो एक काम करते हैं, कश्मीर पाकिस्तान को दे देते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वाला लॉजिक बहुत फालतू लगा तो तुम्हें वो वाला भी तो लगा ही होगा। और इसके बाद प्रफुल्ल भाई 2-3 एग्जांपल्स ऐसे और देते हैं जो कोई सेंस नहीं बनाते, और उसके ऊपर मेरे को कोई फैक्ट चेक भी नहीं करना, तो फालतू वीडियो नहीं दिखा रहा। जितने सवाल इस वीडियो में पूछ चुका हूं उतने बता दो, और सिर्फ इतना बता दो कि भैया अगर यही सेम डेफिनेशन 30 मीटर की आ जाती तो क्या गलत हो जाता। 100 मीटर पे ऐसी क्या चीज अचीव हो रही है। हाँ, आपको डिफाइन करने थे, आपको अरावलीज डिफाइन करने थे कि भैया अरावलीज क्या है, पर वो 100 मीटर पे ही क्यों डिफाइन करने थे, ये सवाल है। आप सवाल से मत भगाओ ना दुनिया को। इन्होंने अटैक कर दिया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे जो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इलीगल माइनिंग पर। 2024-25 में एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया गया था एरियाज को माइनिंग करने के लिए, वहां पे रेजिडेंट्स को इंजरी तक आई थी, खतरनाक हुए। इन सब को चेंज करने के लिए, सारी चीजों को रोकने के लिए एक क्लियर डेफिनेशन बनाई जा रही थी, जैसे गुजरात से। नाउ ही इज सेइंग कि भैया सारी चीजों को रोकने के लिए क्लियर डेफिनेशन बनाई जा रही थी जिससे इनको रोका जा सके। अगर इनको रोकने के लिए डेफिनेशन बनाई जा रही है, दैट मींस आप लोग इन चीजों को अभी इलीगल डिक्लेयर कर रहे हो। बट आपके अकॉर्डिंग जो भी पहले हुआ वो ऑलरेडी इलीगल था, तो मतलब वो ऑलरेडी डिक्लेयर था। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने लिमिट्स को पुश कर दिया। जो पहले 30 मीटर थी वो अभी 100 मीटर हो गई, तो कल को अगर 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर टूटेगा तो वो इलीगल नहीं होगा, क्योंकि वो अरावली नहीं है। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम, वो अरावली नहीं बचेगा। कल को आप आगे बोलोगे अरावली सेफ है, यस, क्योंकि अरावली है ही नहीं वो जो अब तोड़ रहे हो, आपने नाम बदल दिया। सेम वही एग्जांपल कि भैया 10 बच्चे हैं, 10 का नाम राहुल है, आपने क्या किया, 7 बच्चों को बोला आज से तेरा नाम श्याम है, और पब्लिकली जाके बोल रहे हो सारे राहुल सेफ है। अरे 7 बच्चों का नाम बदल दिया आपने, और आप ये नहीं कह रहे 10 बच्चे सेफ रहेंगे, आप कह रहे हो सारे के सारे राहुल सेफ रहेंगे। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और सभी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर आप ये पुलिस वाले का केस क्यों लेके आए बीच में, क्यों इमोशनल एंगल डाल रहे हो? भाई वो किसी का पति या बाप होगा, तेरी तो बस एक पेड पार्टनरशिप है। आफ्टर ऑल दिस मेरे पास इस चीज को टैकल करने के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि भैया पैसे लो, चुपचाप बैठ जाओ एंड नथिंग हैपेंड। सेकंड कि भैया इस चीज के खिलाफ आओ, आप लोगों को बताओ कि भैया एक्चुअल में चल क्या रहा है, और उसके बाद चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ। और मैं दोनों तरीके नहीं अपना रहा, मैं जा रहा हूँ तीसरे तरीके के ऊपर, वो है एंटी गवर्नमेंट। मेरा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया मार्केट में पैसे बांटे जा रहे हैं, कौन बांट रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, या वो माइनर्स दे रही है? किसी का फायदा है तभी एक क्रिएटर को 5-5, 6-6 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। किसका फायदा हो रहा है यहाँ पे? किसके फायदे के लिए सोशल मीडिया पे नैरेटिव बदला जा रहा है? कैसे 2 दिनों के अंदर अंदर 30-40 क्रिएटर ने अरावली के सपोर्ट में वीडियो बना दी। और अभी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं भी ना बाय प्रोफेशन एक मार्केटर ही हूँ, मुझे सब समझ आती है कि भैया क्या चीज मार्केटिंग है, सारे के सारे कैंपेन्स आ जाते हैं, कोई कंपनी मुझे अप्रोच करे ना करे, मुझे पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर नैरेटिव चेंज करना है तो भैया हमें भी आता है, और अगर तुम लोग मेरे साथ हो ना तो इस नैरेटिव को चेंज करते हैं। आई एम गोना क्रिएट अ वीडियो फॉर इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे ज्यादा रीच आती है, क्योंकि शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं, जिसके अंदर मैं पब्लिक को अवेयर करूंगा कि भैया सारे के सारे क्रिएटर्स पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में अरावलीज अभी भी खतरे में हो सकती है इसलिए क्योंकि कल को मेरे को गवर्नमेंट आके ये ना बोलते कि भैया ये एंटी नेशनल है। एंड आप लोगों को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बारे में नहीं सुनना चाहिए, और आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने इलीगल होने के बाद भी काफी सारी माइनिंग्स को नहीं रोक पाई और नाकामयाब रही है इसके अंदर। मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसको मीम पेजेस के ऊपर प्रमोट करवाऊंगा। अभी उसको प्रमोट करवाने के पैसे कहां से आएंगे भैया? मैं लाखों रुपए ऑलरेडी ब्रांड डील से मना कर चुका हूं, फ्यूचर प्रमोशंस के लिए मैं ना बोल चुका हूं, तो मैं मेरी जेब से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। ये वीडियो जितना पैसा जनरेट करेगी, मैं सारा का सारा पैसा विद स्क्रीनशॉट 1 हफ्ते बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन करके लगा दूंगा। अभी ये वीडियो जनरेट करे 200 रुपए, ये वीडियो जनरेट करे 2 करोड़ रुपए, सारा का सारा पैसा सिंगल पैसा जाएगा अपनी प्रमोशन के अंदर, जिसका पूरा का पूरा एजेंडा ये होगा कि भैया अगेन सोशल मीडिया के नैरेटिव को बदल दिया जाए। एंड मैं मीम मार्केटिंग इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कॉस्ट ऑफ व्यूज काफी कम होती है उसके अंदर, जिससे हम लोग कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा इस वीडियोस को फैला पाएंगे और नैरेटिव को फैला पाएंगे। और अगर तुम लोग भी इसके अंदर सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी 2 तरीके हैं। पहला, इस वीडियो के नीचे थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके अंदर तुम लोग कितने भी पैसे मुझे भेज सकते हो। जितने ही पैसे तुम लोग मुझे इस वीडियो के ऊपर भेजोगे वो मेरे एडसेंस रेवेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। 1 हफ्ते बाद मैं उस पूरे रेवेन्यू का स्क्रीनशॉट लूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पैसा पीआर मार्केटिंग के अंदर स्पेंड हुआ है विद बिल। बट तुम में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, दिल भी लाइक कि भैया हम प्रमोट नहीं कर सकते, हम पे नहीं कर सकते, विच इज फाइन। तो आप लोग दूसरे क्रिएटर्स को टैग कर सकते हो कि भैया इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, जो भी 4-5 बचे हुए क्रिएटर्स हैं उनको टैग करो। एंड ये वीडियो
फ्री टू यूज है, इसकी क्लिप्स काटो, कहीं पे भी सर्कुलेट करो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। रीअपलोड मार दो, सोशल मीडिया पे काटो, कहीं मर्जी बेचाओ वीडियो, जीरो कॉपीराइट है इस वीडियो के ऊपर, बस इसको फैलाओ एंड स्पेशली उस वीडियो को काट के फैलाओ कि भैया सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। एंड ये मेरा बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बेस्ट की वेट करूंगा। अगर तुम लोग पे करना चाहो, नीचे थैंक्स का बटन आ रहा होगा, उसके अंदर कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करके आईफोन, एंड्रॉइड, पीसी, विंडो कहीं से भी जाके तुम लोग कर सकते हो। और अगर मैं तुम्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो किसी भी मीम पेज के ऊपर दिख जाऊं, दैट मींस हमारा ये कैंपेन काम कर रहा है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।